हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सिद्धार्थ वाजपेयी है और आप सबका फिर से स्वागत है रैंक सिक्योर आईएएस के चैनल यूट्यूब चैनल पे। अब देखिए, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ज्वालामुखीयता या वॉल्केनिज्म। अब ये लास्ट टॉपिक है हमारी एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी की चैप्टर 3 जिसका नाम है इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ का। इसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो ये जो लास्ट टॉपिक है इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं ध्यान से। अगर इसके पहले के टॉपिक्स आपने नहीं देखे हैं या आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ जाके वो वीडियोस वापस से प्लेलिस्ट में देखिए। रैंक सिक्योर आईएएस के यूट्यूब चैनल पे वो सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है ज्योग्राफी एनसीईआरटी के नाम से। उस पर आप जाके प्रीवियस सारे वीडियोस देख सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जानते हैं ज्वालामुखीता के बारे में। अब वॉल्केनिज्म के बारे में जानना यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो हम सब ने सुना है कि वॉल्केनिज्म क्या होता है, ज्वालामुखी क्या होता है कि एक ऐसा कोई माउंटेन होता है सरफेस पे। तो अब उस माउंटेन में क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के इंटरवल पर एक ऐसा जो है एक लिक्विड फॉर्म में एक मटेरियल बाहर आता है। उसको हम लोग आम बोलचाल की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि वो क्या होता है, लावा होता है, ठीक है। अब ये जो अंदर ये जो मटेरियल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ये क्या है, ये हमारा क्या है, मैग्मा है। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये मैग्मा का ये जो फॉर्मेशन है ये हो रहा होगा अर्थ के अंदर कहीं पर भी। तो ये मैग्मा अर्थ के अंदर जहाँ पर भी फॉर्म हो रहा होगा तो वहाँ से क्या होता है कि ये टूवर्ड्स अपवर्ड मूव करता है और अपवर्ड मूव करता करता उसको जहाँ से जगह मिलती है वो वहाँ से क्या होता है, मतलब सरफेस पे आ जाता है। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्केनिज्म बोलते हैं आम बोलचाल में। बट एक्चुअली में अगर आपसे पूछा जाए कि वॉल्केनिज्म की डेफिनेशन क्या होती है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो मैं आपको 3 स्टेप टोटल बताऊंगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इन 3 स्टेप्स में पूरी वॉल्केनिज्म की जो डेफिनेशन है वो कवर हो जाती है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहली स्टेप जो होता है, सबसे पहला स्टेप होता है, ये होता है, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा। फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा का मतलब है कि मैग्मा का निर्माण, ठीक है। मैग्मा का निर्माण सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि मैग्मा का निर्माण होता है। अब मैग्मा का निर्माण कैसे होता है, एक तो चीज़ हम लोगों ने देखा था जब हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जब क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में पढ़ रहे थे, कि जो हमारा एस्थेनोस्फेयर जो लेयर थी जिसको दुर्बल मंडल बोलते हैं, और दुर्बल मंडल कहाँ पर होता है, ये होता है हमारे स्थल मंडल के जस्ट नीचे। अपर मेंटल जो है उसका जो ऊपरी पार्ट होता है, अपर मेंटल जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर या दुर्बल मंडल बोलते हैं। तो हम लोग को पता है कि ये जो मैग्मा का निर्माण होता है ये कहाँ पर होता है, दुर्बल मंडल में होता है। अब चूंकि दुर्बल मंडल तो हमारा कितना किलोमीटर है, 200 किलोमीटर के बियॉन्ड स्टार्टिंग होती है उसकी। तो अभी यहाँ पर क्या है कि वहाँ तो मैग्मा बनेगा, वहाँ से भी आता है मैग्मा। दूसरा क्या है कि जब हमको पता है कि जब 2 प्लेट्स होती हैं और प्लेट्स का जब आपस में जो कोलिजन होता है, इसमें एक प्लेट जो है वो सबडक्ट हो जाती है, वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है। तो अंदर जितना अंदर ये घुसती जाती है, अब अंदर हमको पता है पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो उस टेम्परेचर पे इस प्लेट का जो मटेरियल है वो क्या होता है, वो ठोस अवस्था में रह नहीं पाता, वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो जब वो मेल्ट हो जाता है तो वही मैग्मा बनता है और वही मैग्मा क्या होता है, स्थल की तरफ आता है और उसका इरप्शन होता है, उद्गार होता है। तो सबसे पहला स्टेप तो है मैग्मा का निर्माण। अब जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें हम लोग एग्जैक्टली देखेंगे कि मैग्मा कैसे पृथ्वी के धरातल के नीचे हमारे लिथोस्फीयर में उसका फॉर्मेशन होता है और वो ऊपर टूवर्ड्स ऊपर की तरफ मूव करता है। तो सबसे पहला स्टेप जो वॉल्केनिज्म में आता है वो है मैग्मा का निर्माण, यानी फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा। इस स्टेप के कंप्लीट होने के बाद क्या होता है कि अब जो मैग्मा होता है वो क्या करता है, मूविंग टूवर्ड्स सरफेस ऑफ अर्थ। वो क्या करता है कि जो अर्थ की सरफेस है, जो हमारी भूपर पट्टी है, उसकी तरफ क्या करता है, मूविंग करने लगता है। पहले स्टेप में मैग्मा का निर्माण हुआ, अब वो क्या करेगा, वो मूव करने लगेगा। तो ये जो मूविंग का स्टेप है ये क्या है, ये बेसिकली क्या है हमारा, ये सेकेंड स्टेप है। मैग्मा जो बना उस मैग्मा का मूवमेंट कहाँ पर होना, पृथ्वी के धरातल की तरफ होना, ऊपरी सतह पे होना, उसको बोलते हैं मूविंग टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। फिर क्या होता है, अब यहां पर होगा कि मैग्मा का, जिसको बोलते हैं उद्गार, यानी कि इरप्शन ऑफ मैग्मा। थर्ड स्टेप क्या होता है, इरप्शन, यानी कि मैग्मा का बाहर निकल जाना, बाहर उद्गार होना। ये क्या होता है,
इरप्शन ऑफ मैग्मा। तो ये 3 स्टेप जो होते हैं, ये 3 स्टेप कंबाइंड फॉर्म में क्या बताते हैं हमारे वॉल्केनिज्म को। ये 3 स्टेप को अगर आप कंबाइंड कर देंगे तो ये बताता है किसको, हमारे वॉल्केनिज्म को। तो कहीं पर भी आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज वॉल्केनिज्म या ज्वालामुखीयता किसे कहते हैं, तो ज्वालामुखीयता इन 3 प्रक्रम, इन 3 स्टेप से मिलके जो प्रोसेस बनता है उसको ज्वालामुखीयता कहते हैं। प्लस देखिए, और जब आप इसको, ये अगर आपके समझ में आया तो आपके ये भी समझ में आ जाएगा कि बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था कि जो मैग्मा का निर्माण है, यानी कि जो फॉर्मेशन है, प्लस मैं फिर कह रहा था कि जो मैग्मा का मूवमेंट है, यानी कि मैग्मा जो ये गतिमान है, और गतिमान कहाँ, टुवर्ड्स अपवर्ड। प्लस अब मैग्मा का जो ये इरप्शन हुआ, मैग्मा का जो उद्गार हुआ, बेसिकली ये 3 जो स्टेप हैं वो क्या होते हैं, वो वॉल्केनिज्म होते हैं। इसी स्टेप में आगे चल के एक और स्टेप ऐड हो जाता है कि जो ज्वालामुखीता से हमारे जो लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं, लैंडफॉर्म का जो क्रिएशन होता है, यानी कि स्थल स्वरूप जिसको बोलते हैं, स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति, स्थल स्वरूपों की जो हमारी उत्पत्ति होती है वो भी किसके अंडर में होती है, हमारे वॉल्केनिज्म के अंडर में। तो यानी कि बेसिकली अगर ब्रॉड इसकी डेफिनेशन को समझें तो मैग्मा का निर्माण, मैग्मा का मूवमेंट, मैग्मा का इरप्शन, प्लस मैग्मा के इरप्शन से जो लैंडफॉर्म्स क्रिएशन होता है, ये चारों स्टेप प्रोसेस क्या होता है, दिस इज कॉल्ड वॉल्केनिज्म। तो ये वॉल्केनिज्म की एक ब्रॉड डेफिनेशन या ब्रॉड इसकी परिभाषा है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अगर ये चीजें आपको क्लियर हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर नहीं नोट डाउन करा तो, और उसको पॉज करके नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट में आपको बताता जा रहा हूं किस तरीके से आपको ये सब चीजें पढ़नी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये स्टेप लिखा रहने देता हूं, अभी इसको रब कर दूंगा। देखो ध्यान से, अभी क्या हुआ कि जब ये जो मैग्मा है, ये जो मैग्मा है, ये क्या है, ये एक गरम गलित पदार्थ है। ये कैसा पदार्थ है, गरम गलित, जिसको बोलते हैं क्या है, मॉल्टन। मॉल्टन गरम गलित पदार्थ जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, ये सॉलिड भी है, इसमें कुछ पोर्शन लिक्विड भी है, और इसमें कुछ पोर्शन क्या है, गैस भी है। तो ये जो गरम गलित पदार्थ है, ये बेसिकली तीनों स्टेट्स का एक मिक्सचर है, ठोस, द्रव और गैस। तो ये जो गरम गलित पदार्थ जो आप देख रहे हो, जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया हुआ है, ये जब गरम गलित पदार्थ जो है, ये जब पृथ्वी के अंदर से निकलता है, सरफेस से पृथ्वी के निकलता है, तो ये जब पृथ्वी के अंदर रहता है, जब तक ये पृथ्वी के अंदर रहता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा शांत मन से एकदम, कि जब ये पृथ्वी के, ये वाला पदार्थ जब ये पृथ्वी के अंदर रहता है तब इसको मैग्मा कहा जाता है। जब ये पृथ्वी के बाहर आ जाता है तब इसको क्या बोलते हैं, लावा कहते हैं। तो मैग्मा और लावा बेसिकली एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये अलग नहीं है ना, यही इसका एक सिनोनिम है। बट लावा जो है, इसको लावा कब बोलते हैं, जब ये क्या हो जाता है, ये जब बाहर आ जाता है, और मैग्मा कब बोलते हैं, जब ये क्या रहता है, ये पृथ्वी के अंदर रहता है। तो पृथ्वी का जो मैग्मा है वो जब बाहर आ जाता है तो उसको क्या बोल रहे हैं, लावा बोल रहे हैं। तो बेसिकली ये जो गरम गलित पदार्थ है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है। अब देखिए इन 3 चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। जैसे कि हम बात करते हैं जब इसकी सॉलिड की, तो देखिए सॉलिड में, इस मैग्मा में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो बाहर ऐसा निकलता है और फिर ये फैलना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर फैलता है, फिर ऐसा फैलना स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पर इकट्ठा होता रहता है, या फिर और इकट्ठा होता रहता है, तो ऐसा करके इकट्ठा होता रहता है, इधर भी निकल सकता है, इधर भी इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, तो ये जो मैग्मा है जिसको बाहर आके लावा बोल रहे हैं, तो वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में देखिए क्या चीज़ें आती हैं, सॉलिड में इसमें चीज़ आती हैं जैसे कि जो पत्थर होते हैं, जो स्टोन्स होते हैं, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, स्मॉल स्टोन्स की बात करें या इसमें बिग स्टोन्स की बात करें, तो ये सब पत्थर भी इसमें, अब चूंकि अंदर से आ रहा है तो सिलिका तो मिली हुई है, मिट्टी मिली हुई है इसमें, तो अंदर से कई सारे चट्टानों के जो रॉक्स, जो चट्टान है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स या बड़े बड़े पार्टिकल्स का मिक्सचर होता है इसमें। प्लस अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर इसमें क्या मिक्स होता है, जो इसमें ऐशेस होती हैं, ऐश जिसको क्या बोलते हैं, राख, तो ये सब क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर गैस की बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस आपको मिलेगी, ठीक है, आर्गन की कुछ मात्रा मिलती है, नाइट्रोजन, आर्गन, और हाइड्रोजन भी कुछ मात्रा में मिलता है। तो ऐसे ये सारी गैसेस जो हैं इसमें मिक्स होती हैं। अब लिक्विड का यहाँ पर क्या योगदान है, देखिए यही जो लिक्विड है, ये जो सॉलिड है, ये तो सॉलिड फॉर्म हो गया, इसी में
जो जब ये पदार्थ अंदर भूपरपटी गलती है तो उसके गलन से जो द्रव निकलता है उसी पदार्थ का, जैसे सिलिका द्रव फॉर्म में है ना, सिलिका का जो द्रव फॉर्म होता है वो सब सॉलिड के साथ मिक्स होके और वो गैस के साथ मिक्स होके ये पूरा जो मिक्सचर है ये बाहर निकलता है। यानी कि एक लिक्विड भी बाहर निकल रहा है, प्लस कुछ गैसेस बाहर निकल रही हैं, और प्लस उसके साथ ही साथ क्या निकल रहा है बाहर, ठोस के, चट्टान के कई सारे पदार्थ, ये जो चट्टान है ये भी बाहर निकल रही है। बेसिकली यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, उसको बोलते हैं पायरोक्लास्टिक। ठीक है, पायरोक्लास्टिक का मतलब होता है ज्वालामुखी, अगर इसकी हिंदी देखें ज्वालामुखी बम। तो ये सारे पदार्थ जो मिलके ये क्या बनाते हैं, पायरोक्लास्टिक बम बनाते हैं, पायरोक्लास्टिक मटेरियल बनाते हैं। तो ये जो पायरोक्लास्टिक है सॉलिड मटेरियल ये भी इससे बाहर निकलता है, प्लस ये गैसेस बाहर निकलती हैं, प्लस इसी का लिक्विड फॉर्म जो अंदर परपटी जो हमारी है, जो लिथोस्फीयर है, वो जो पिघलती है उसका जो लिक्विड फॉर्म होता है, ये सारे मिक्सचर के रूप में हमारा क्या होता है, ज्वालामुखी से बाहर निकलती हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें क्लियर हो गई। अभी हम लोगों ने केवल ये पढ़ा कि वॉल्केनिज्म होता क्या है और ये जो मैग्मा है ये किन चीज़ों से मिलके बनता है। चलिए देखिए, तो अभी हम लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ ली। ठीक है, अब हम लोग ज़रा देखते हैं कि ये मैग्मा के थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कि एक छोटी सी हेडिंग पड़ेगी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्मा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्मा में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ लेनी है जो हमारे एनसीईआरटी में हमको यूज़ करेंगी। अब देखिए ध्यान से, जो ये मैग्मा है मैंने आपको बताया ये क्या है, सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है, गैस में भी है। अच्छा मेरे को बात बताइए, अगर कोई चीज़ को मैं वेलोसिटी, अगर मैं इस मार्कर को ऐसे करके ऐसे ज़मीन पे फेंकूं तो ये थोड़ी दूर चलने के बाद जो है वो रुक जाएगा। कहने का मतलब है जो ज़मीन है और जो मार्कर है, ठोस है, इसके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स, एक घर्षण बल काम करता है। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके ऑपोजिट काम करेगा। तो ये कुछ डिस्टेंस तय करने के बाद ये क्या हो जाएगा, सॉलिड है। अब ये सॉलिड है और नीचे का सरफेस भी सॉलिड है, तो दो सॉलिड जब एक दूसरे के ऊपर घर्षण करते हैं तो ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे। ज़्यादा फ्रिक्शन का मतलब है ज़्यादा घर्षण बल लगेगा और इसको जल्दी रोक लिया जाएगा। अभी वही चीज़ मैं आपसे बोलूँ कि लिक्विड है, किसी लिक्विड को मैं पानी को ऐसे थ्रो करूँ ज़मीन के ऊपर, तो पानी जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। कहने का मतलब है लिक्विड और सॉलिड के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा। तो लगेगा फ्रिक्शन बट वो उसकी मात्रा कम होगी ठोस के कंपैरिजन में। तो इसी वजह से पानी जो है वो काफ़ी डिस्टेंस तय कर लेगा इन कंपैरिजन टू दिस मार्कर। तो यहां बताने का तरीका मतलब ये है कि जो लिक्विड है और जो गैस है, ये जो दोनों प्रॉपर्टी हैं इस मैग्मा की, ये इसकी गतिशीलता को बताती हैं। ये क्या डिसाइड करती हैं, ये मैग्मा की गतिशीलता को डिसाइड करती हैं कि मैग्मा कितनी तेज चलेगा और कितनी दूर तक जाएगा। बेसिकली ये बताएगा कि मैग्मा जो है वो कितनी दूर तक जाएगा। ये प्रॉपर्टी बताएगी लिक्विड और गैस की। सॉलिड की प्रॉपर्टी बताएगी कि जो भाई मैग्मा है उसकी विस्फोटकता कितनी होगी, वो कितना ज़्यादा एक्सप्लोजिव होगा, क्वेश्चन मार्क। गतिशीलता कितनी होगी, क्वेश्चन मार्क। ये चीज़ें डिसाइड करती हैं लिक्विड और गैस, और सॉलिड चीज़ डिसाइड करेगी कि इसकी विस्फोटकता कितनी होगी, कितना पायरोक्लास्टिक मटेरियल इसके अंदर भरा हुआ है, कितना। अब देखिए ध्यान से, ये चीज़ समझ में आ रही है। मैंने अभी आपको बताया कि सॉलिड डिसाइड करेगा कि इसकी विस्फोटकता कितनी है, यानी कि मैग्मा कितना विस्फोटक है, ये डिसाइड कर रहा है सॉलिड। लिक्विड और गैस मिलकर ये डिसाइड कर रहे हैं कि कितना गतिशील होगा, कितनी दूर तक जाएगा। कहने का मतलब है, इनडायरेक्टली मैं कहना चाह रहा हूं कि लिक्विडिटी जो है वो डिसाइड कर रही है कि जो मैग्मा का गाढ़ापन है, यानी कि अगर इसकी बात करें तो मैग्मा का गाढ़ापन, यानी कि मैग्मा जो है वो कितना ज़्यादा विस्कस है। तो मैग्मा कितना ज़्यादा विस्कस है वो डिसाइड क्या कर रहा है, लिक्विड। जितना लिक्विड कम, अब मैं यहाँ पर एक जाहिर सी बात देख लो कि अगर सॉलिड की जो मात्रा है वो लिक्विड से ज़्यादा है तो जो मैग्मा है वो क्या होगा, वो ज़्यादा विस्कस होगा। अगर यही चीज़ लेस देन हो जाएगी तो मैग्मा क्या हो जाएगा, कम विस्कस हो जाएगा। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर अब सॉलिड को
और लिक्विड को इधर कंबाइंड कर लें तो ये चीज़ इसकी जो विस्कस है, विस्कस होगा या कितना ज़्यादा फ्लूइड होगा, कहने का मतलब है तरल कितना होगा, तो ये चीज़ें डिसाइड करता है। तो लिक्विडिटी जो है वो बेसिकली दो चीज़ें डिसाइड करेगी, एक तो उसका वो विस्कस कितना है और दूसरा उसकी गतिशीलता। तो मैग्मा के अंदर ही जो जिनसे मिल के मैग्मा बन रहा है वही पदार्थ डिसाइड कर रहे हैं मैग्मा की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। सॉलिड डिसाइड कर रहा है कितना विस्फोटक होगा, जितना ज्यादा सॉलिड मटेरियल उसके अंदर होगा, जितना ज्यादा पायरोक्लास्टिक उसके अंदर होगा, राख होगी, छोटे छोटे पत्थर होंगे, उतना ज्यादा मैग्मा जो है वो विस्फोटक होगा। जितना मैग्मा के अंदर फ्लूइड कम होगा, जितना मैग्मा कम गाढ़ा होगा, उतना वो ज्यादा दूर तक जाएगा, ज्यादा गतिशील होगा। जितना मैग्मा ज्यादा गाढ़ा होगा तो डिस्टेंस कम कवर करेगा, प्लस विस्फोटकता ज्यादा होगी, ठीक है। तो इससे मेरी कई सारी चीजें डिराइव होके आ रही हैं, देखिएगा ध्यान से। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मैग्मा में जो सॉलिड है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो मैग्मा जो है वो ज़्यादा विस्फोटक होगा, यानी कि ज़्यादा एक्सप्लोजिव होगा। तो ये बेसिकली क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। जितना मैग्मा विस्कस है, जितना मैग्मा गाढ़ा है, ये डिसाइड करेगा कि मैग्मा जो है कितनी दूरी तय करेगा, और प्लस ये गाढ़ापन ही भी डिसाइड करता है कि उसकी विस्फोटकता कितनी होगी, ठीक है। ये गाढ़ापन जब इस सॉलिड के साथ मिक्स हो जाएगा तो ये डिसाइड करेगा कि उसकी विस्फोटकता कितनी होगी। तो देखिए ये सब प्रॉपर्टी बताना इसलिए बेसिकली ज़रूरी है कि आगे जब आप वॉल्केनिज्म में, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि शील्ड वॉल्केनो है या काल्डेरा है, तो हमें अगर केवल एनसीईआरटी में एक लाइन दिख जाए ना, एक लाइन क्या दिख जाए, फॉर एग्जांपल कि जैसे कोई भी एक ज्वालामुखी पर्वत है, अगर इसमें से ये पता चल जाए कि इसका जो मैग्मा है वो काफ़ी गाढ़ा है, सुनिएगा ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि इसका जो मैग्मा निकल रहा है वो काफ़ी गाढ़ा है, यानी काफ़ी गाढ़ा का मतलब विस्कस ज़्यादा है, विस्कस ज़्यादा है। अभी ज़्यादा विस्कस हुआ तो क्या करेगा, अब इसको ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लगा, ज़्यादा विस्कस हुआ तो क्या करेगा, वो यहीं पे कहीं पे रह जाएगा, वो ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाएगा। मेरे को बात बताइए, अभी एक जेली टाइप की कोई पदार्थ है, उसको आप गिराइए और उसको ऐसे करके ऐसे फेंक के गिराइए, तो वो ज़्यादा दूरी तय करेगी कि एक एकदम लिक्विड है, एक पानी को एक किसमें गिलास में भर के अगर उसको फेंकिए तो पानी जो है वो ज़्यादा दूरी तय करेगा इन कंपैरिजन टू वो जो जेली है, ठीक है ना, क्योंकि जेली जो है वो गाढ़ी है, तो ज़्यादा विस्कस है तो वो कम डिस्टेंस तय करेगी, कम विस्कस है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगी। तो अगर वो कम विस्कस है तो वो यहीं पे कहीं पे रह जाएगा, ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, ठीक है। और प्लस दूसरी चीज़ क्या है कि वो उतना ज़्यादा विस्फोटक होगा। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ मेरे को बताओ कि अगर कोई चीज़ है, मैं कह रहा हूँ कि वो कम गाढ़ी है, कम विस्कस है, तो वो यहीं पे अटक जाएगी, यहीं पे कहीं अटकेगी, यहीं अटकती रहेगी, फिर मैग्मा निकला वो यहाँ पर और अटक गई। तो ध्यान से देखो, जो इसका ढाल है, जो इसका ढाल है, ढाल का मतलब है यहाँ पे स्लोप, जो इसका स्लोप है वो काफ़ी स्टीप हो जाएगा, स्लोप जो होगा वो काफ़ी क्या होगा, तीव्र हो जाएगा। और ये कब तीव्र होगा, जब जो मैग्मा है वो क्या होगा, गाढ़ा। अगर मैग्मा गाढ़ा है तो जो ढाल है वो कैसा होगा, तीव्र होगा, क्योंकि भाई मैग्मा दूर तक जा नहीं पाएगा, वो यहीं इकट्ठा रहेगा। अब इकट्ठा रहेगा तो देखिए ढाल कैसी हो जाएगी। अभी दूसरे एग्जांपल में देखिए, जैसे ये कोई ज्वालामुखी पर्वत है, इसका जो मैग्मा निकल रहा है अंदर से वो काफ़ी, जिसको बोलते हैं कि वो फ्लूइड है, वो बहुत ज़्यादा तरल है, फ्लूइड है, मैक्सिमम फ्लूइड है। तो इससे क्या होगा, मैग्मा ऐसे आराम से निकल के कई दूर तक चला जाएगा, और मैग्मा निकलेगा और दूर तक चला जाएगा, और मैग्मा निकलेगा और दूर तक चला जाएगा। तो इसकी ढाल देखिए कैसी आ रही है, एकदम आराम से आ रही है। तो इसकी ढाल कैसी है, अगर मैग्मा जो है वो क्या है, वो कम गाढ़ा है, तो कैसी ढाल हमको मिलेगी, हमको जो है वो जेंटल, जिसको बोलते हैं ना जेंटल स्लोप मिलेगी, यानी कि इसकी जो ढाल होगी वो कम तीव्र होगी, है ना। इसकी ढाल कैसी होगी, कम तीव्र होगी, आराम से ऐसे ढाल होगी, एकदम स्लोप ऐसी बनी होगी, क्योंकि मैग्मा कहीं रुक नहीं पाएगा। मैग्मा आराम से, गुरुत्वाकर्षण बल जो है मैग्मा को घसीटता हुआ काफ़ी दूर तक ले जाएगा, और वो मैग्मा चूंकि कम गाढ़ा है तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस भी तय करेगा। जब काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगा तो वो आराम से हर जगह फैलेगा, तो खड़ी ढाल नहीं मिलेगी आपको। जबकि अगर गाढ़ा मैग्मा होगा तो एकदम स्टीप स्लोप मिलेगी, एकदम खड़ी ढाल वहाँ पर मिलेगी। तो देखिए यहाँ से कई सारी चीज़ें हमको पता चली कि अगर मैग्मा जो है वो गाढ़ा है तो पहली चीज वो क्या होगा, वो विस्फोटक होगा। इसको मैं एक नया फ्लोचार्ट बना के यहां लिखता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
मैं आपसे बता रहा हूं कि अगर जो मैग्मा है हमारा, जो मैग्मा है, मैग्मा का जो गाढ़ापन है, मैग्मा का जो गाढ़ापन है वो क्या क्या डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है विस्फोटकता, वो डिसाइड करता है ढाल। ठीक है, अगर मैग्मा का गाढ़ापन जो है वो ज़्यादा है तो विस्फोटकता ज़्यादा होगी, और जो ढाल होगी वो कैसी होगी? वो होगी तीव्र। ठीक है, अगर मैग्मा का जो गाढ़ापन है वो कम है, यानी कि मैग्मा फ्लूइड है, मैग्मा बहुत तरल है, गाढ़ा नहीं है, तो उसकी विस्फोटकता भी कम होगी, और उसकी ढाल ढाल जो है वो कैसी होगी? मंद, यानी कि जेंटल। और यहाँ पर कैसी होगी? स्टीप स्लोप होगा। ठीक है, एकदम खड़ी ढाल होगी, यहाँ पर ऐसी ऐसी ढाल होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आपसे स्टेटमेंट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, और प्लस आगे आपको जो ज्वालामुखी के टाइप्स आप हम लोग पढ़ेंगे तो उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज जो है वो कितने टाइप के हैं, जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। तो उसमें सबसे पहले कौन सा वॉल्केनो आ रहा है? उसमें सबसे पहले आ रहा है शील्ड वॉल्केनो। शील्ड वॉल्केनो के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसमें बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। तो उसके पहले एक जनरल सा डायग्राम देख लेते हैं। जैसे ये कोई हमारा माउंटेन है, ये सरफेस है, तो हमको पता है कि ये जो माउंटेन होता है, तो माउंटेन में अब इस तरीके से मैग्मा जो है वो लिथोस्फीयर से, सॉरी एस्थेनोस्फीयर से, या किसी और जहाँ पर लेयर क्या बोलते हैं, जो प्लेट है वो सबडक्ट हो रही होगी, वहाँ से निकल के और कहाँ पर आ रहा है? हमारे लिथोस्फीयर के ऊपर, क्रस्ट के ऊपर आ रहा है, और यहाँ से उसका यहाँ पर आ रहा है वो। ठीक है, तो देखो ध्यान से, कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने वाले हैं। एक तो आपको ये ट्यूब टाइप की दिख रही है, ये ट्यूब दिख रही है, और एक आपको यहाँ पर ये एंट्री पॉइंट दिख रहा है, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो देखो ध्यान से, ये जो एंट्री पॉइंट होता है, ये जो एंट्री पॉइंट है इसको बोलते हैं वेंट, या हिंदी में इसको बोलते हैं छिद्र। ठीक है, ये जो ट्यूब है इसको ट्यूब बोल देते हैं, या फिर पाइप बोल देते हैं, वॉल्केनो पाइप या वॉल्केनो ट्यूब, ज्वालामुखी पाइप बोल देते हैं। और जो ऊपर का एरिया होता है, जो ये एग्जिट पॉइंट है जहाँ से मैग्मा जो है वो बाहर आता है, इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको क्रेटर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये तीन टर्मिनोलॉजी जो है वो ध्यान देने वाली। अब इसमें होता क्या है, ये तीनों टर्मिनोलॉजी ध्यान में अगर रखेंगे तो अब देखते हैं शील्ड वॉल्केनो क्या होता है। अब देखिए, जितनी भी हमने वॉल्केनो में जो मैग्मा की प्रॉपर्टीज थी वो हमने सारी पढ़ चुके हैं। तो अब हमें केवल ये पता लगे कि भाई ये जो शील्ड वॉल्केनो है, शील्ड वॉल्केनो का जो मैग्मा है, मैं आपको बता रहा हूँ, शील्ड वॉल्केनो का जो मैग्मा है वो हाईली फ्लूइड होता है। हाईली फ्लूइड का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा उसमें द्रव है। ठीक है ना, वो यानी कि इसका दूसरा मतलब है कि वो लेस विस्कस है। लेस विस्कस का मतलब है कि कम गाढ़ा है। कम गाढ़ा है तो इसका मतलब क्या है कि वो जैसे ही यहां से निकलेगा वो क्या करेगा? वो तीव्रता से फैलेगा। इसका मतलब क्या है? अगर वो लेस विस्कस है तो वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा, वो बहुत तेज़ी से ऐसे निकलेगा और फैलता चला जाएगा, और फैलता चला जाएगा, यहाँ पे फैलता चला जाएगा, इस तरीके से चला जाएगा। और दूसरा लेस विस्कस है तो उसकी जो विस्फोटक क्षमता होगी वो भी क्या होगी? वो कैसा वॉल्केनो होगा? कम विस्फोटक होगा, लेस एक्सप्लोजिव होगा। तो ये चीज़ समझ में आती है हमको, क्योंकि हम लोग मैग्मा की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको देख चुके हैं। तो अब यहाँ से एक चीज़ देखिए कि वो क्या होता है, एरिया बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम एरिया जो है वो कवर करते हैं ये वाले जो वॉल्केनोज होते हैं। इस टाइप के वॉल्केनो में क्या होता है कि जहां पे ये जो क्रेटर का पॉइंट होता है, क्रेटर के पॉइंट में ऐसा एक कोन टाइप का बन जाता है। क्रेटर के पॉइंट पे यहां पर कोन बन जाता है यहां पर। तो इस वजह से क्या बोलने लगते हैं, शील्ड वॉल्केनो का एक और नाम हो जाता है, इसको कोन यहां पे बन जाता है, तो इसकी वजह से इसको सिंडर कोन भी कहने लग जाते हैं, सिंडर कोन। तो ये होता है हमारा शील्ड वॉल्केनो। जो उसमें क्या होता है कि इसका जो मैग्मा होता है वो क्या, हाईली फ्लूइड है, बहुत ज़्यादा इसमें लिक्विड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। लिक्विड की मात्रा ज़्यादा होती है तो ये क्या होता है, ये कम गाढ़ा होता है, गाढ़ा कम होता है, तो फैल बहुत जगह जाता है, तो ये बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, बहुत ज़्यादा एरिया में चलता चला जाता है। और यही मैग्मा जब सूखेगा तो वहाँ पर क्या है, लैंडफॉर्म आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर, और ये मैग्मा क्या है कि लेस, एक तो विस्फोट करता है, ठीक है ना, कम विस्फोटक होता है। दूसरा, इस मैग्मा अब चूंकि लिक्विड है, अब लिक्विड जो होता है उसको देखिए, कभी आप हाथ में पानी लीजिए और ऐसे करके उछालिए तो उसमें क्या है, वो कई सारे वाटर वेपर में उछलेगा, बूंदे बूंदे बन जाती हैं। तो यहाँ पर जब इरप्शन होता है, इसका जो इरप्शन होता है, इसके इरप्शन में ऐसे फुव्वारा टाइप में निकलता है,
फाउंटेन टाइप में इसका इरप्शन होगा, बूंद बूंद ऐसे मैग्मा निकलता है, क्योंकि इसका मैग्मा गाढ़ा तो होता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लिक्विड और फ्लूइड होता है, तो वैसे जब भी निकलता है तो बूंदों के फॉर्म में निकलता है। तो एक ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कोई फाउंटेन चल रहा है, कोई फव्वारा लगा हुआ है, तो ये फव्वारे के रूप में इसका इरप्शन होता है। तो ये बेसिकली जो क्रियाविधि थी ये थी शील्ड वॉल्केनो की। अब हम लोग इसी में देख लेते हैं कि हमारा जो दूसरे टाइप का वॉल्केनो है उसका नाम क्या है। उसका नाम है, जो हमें पढ़ना है, कॉम्पोजिट वॉल्केनो। कॉम्पोजिट वॉल्केनो की खास बात क्या होती है? कॉम्पोजिट वॉल्केनो में अगर मैं आपको बताऊं, यहीं से सारी चीज़ें जो हैं वो इसके पहले वाले जो टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि मैग्मा की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, सारी चीज़ें वहीं से डिराइव होंगी। तो जैसे हम लोग कॉम्पोजिट वॉल्केनो की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जान लीजिए, इसका जो मैग्मा होता है वो लेस फ्लूइड होता है। लेस फ्लूइड का मतलब है कि अगर इसको दूसरा भाषा में बोलें तो ये हाईली विस्कस होता है। हाईली विस्कस का मतलब है बहुत ज़्यादा गाढ़ा मैग्मा है, बहुत गाढ़ापन होता है इसके मैग्मा में। अगर बहुत गाढ़ापन होगा तो क्या होगा, ये कम एरिया कवर करेगा। दूसरा इसका एडवांटेज क्या होता है कि ये बहुत हाईली एक्सप्लोजिव होते हैं। जिसका भी मैग्मा गाढ़ा होता है वो क्या होते हैं, हाईली एक्सप्लोजिव होते हैं। तो कॉम्पोजिट वॉल्केनो अर्थ पे पाए जाने वाले ऐसे वॉल्केनो हैं जो हाईली एक्सप्लोजिव होते हैं। अब देखिए इसमें खास बात इसकी क्या होती है कि इसका नाम क्या है, कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट की हिंदी की बात करें तो इसको बोलते हैं मिश्रित। मिश्रित का मतलब है कुछ चीज़ें मिक्स होती होंगी। तो देखो ध्यान से, हम लोग मैग्मा में पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या होता है, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है। सॉलिड में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कुछ डस्ट होती है। डस्ट का मतलब है जैसे कुछ ऐश होती है, कुछ स्टोन्स होते हैं, इसमें पत्थर भी होते हैं छोटे छोटे। तो इन्हीं सबके मिक्सचर को हम लोग एक वर्ड यूज़ कहते हैं, क्या बोलते हैं उनको, पायरोक्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं, पायरोक्लास्टिक बोलते हैं। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में इसमें क्या होगा, लावा होगा। गैसेस में क्या होगा, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब गैसेस इसमें मिल, तो ये सबका मिक्सचर होता है। अब क्या होता है, जैसे ही ये मैग्मा बाहर आता है तो कॉम्पोजिट वॉल्केनो की खास बात ये होती है कि इसमें दो चीज़ों का मेजर मिक्सचर होता है। जो ये मिक्सचर है, पहला होता है इसमें ये जो लावा, जो लिक्विड वाला टर्म यूज़ करा है मैंने, और दूसरा होता है एशेज, ऐश का, यानी कि राख, जिसको बोल रहे हैं राख। तो अब ये राख बेसिकली क्या है, पायरोक्लास्टिक वाला मटेरियल है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल है। अब क्या होता है, देखिए राख कैसी होगी, राख आपने देखी होगी, जो एशेज होती हैं वो क्या होती हैं, उसमें हल्का सा अगर उसमें हवा जो है, विंड जो है उसमें फोर्स लगाएगी तो वो राख क्या है, एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चली जाएगी। तो अगर केवल राख इससे निकली तो होगा क्या, राख कहीं भी ऐसा दूर कहीं निकल जाएगी, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। तो होता क्या है, सबसे पहले कॉम्पोजिट वॉल्केनो में सबसे पहले जो है वॉल्केनो से लावा बाहर आता है। तो ध्यान से देखना, अगर ये हमारा माउंटेन है तो सबसे पहले क्या करेगा, ये लावा बाहर आएगा। और लावा कैसा होता है, गाढ़ा होता है, बहुत विस्कस लावा होता है। तो लावा बाहर आके यहां पर क्या करेगा, यहां पर बिछ जाएगा। तो ऐसे ये एक लावा की लेयर बन जाती है। सेकेंड टाइम क्या होगा, लावा के जस्ट पीछे 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 यहां पर क्या निकलेगी, यहां पर आएगी ऐश, यानी कि राख। तो अब देखिए राख में क्या है, अब राख, अगर यहां पर लावा कैसा है, चिपचिपा पदार्थ है, एक विस्कस मटेरियल है, तो जैसे ही ऐश इसके ऊपर आएगी तो ऐश क्या होगी, इससे चिपक जाएगी। अगर यहां पर गीलापन नहीं होता इसमें तो ऐश इस पे धरातल पे रहती और जैसे ही वायु आती, वायु उसको लेके उड़ जाती। परंतु क्या है यहां पर कि यहां पर ये जो लावा है तो ये कैसा चिपचिपा पदार्थ है, तो ये इस ऐश को क्या करेगा, अपने अंदर चपका लेगा। तो सबसे पहली जो लेयर बनेगी वो किसकी बनेगी, वो बनेगी लावा की, और इसके ऊपर किसकी लेयर आ जाएगी, ऐश की। तो वो क्या करेगा, ऐश को, राख को क्या करेगा, अपने ऊपर चपका लेगा। फिर क्या होगा, फिर इसके ऊपर लावा आके गिरेगा, तो फिर इसके ऊपर कौन सी लेयर आ जाएगी, लावा की। अब फिर इसके ऊपर दूसरा सेकेंड टाइम कौन निकलेगा, फिर ऐश निकलेगा। अब थर्ड टाइम ऐसे निकलेगा, फिर लावा निकलेगा। तो ऐसे क्या होता है कि लावा और ऐशेस, लावा ऐशेस, लावा ऐशेस, ऐसे करते करते इसमें लेयर बनती चली जाती है। तो यहां पर जो इसके चट्टानें पाई जाती हैं तो उसमें कई सारी लेयर होती है। और लेयर किस चीज की होती है, दोनों तरफ जो चट्टानें मिलेंगी उसमें लेयर होगी। तो लेयर किस चीज की, लावा और ऐश की। तो इन्हीं दोनों के मिश्रण को क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट वॉल्केनो बोलते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे वॉल्केनो जो होते हैं वो काफी ज्यादा, उनका मैग्मा जो होता है वो गाढ़ा होता है, और इस वजह से ये क्या होते हैं, हाईली एक्सप्लोजिव होते हैं। और ये कौन से वॉल्केनो है, कॉम्पोजिट। तो कॉम्पोजिट में ये वाली कंडीशन हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा वॉल्केनो था, ये वॉल्केनो कैसा था, हमारा कॉम्पोजिट वॉल्केनो था, ठीक है। अब कॉम्पोजिट वॉल्केनो जब हम लोग पढ़ चुके हैं तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वॉल्केनो आता है उसका नाम होता है काल्डेरा। इसको बोलते हैं
ज्वालामुखी कुंड, काल्डेरा। अब काल्डेरा की देखिए खास बात क्या होती है, काल्डेरा में क्या है, अगर इस फिगर से समझिए, इस फिगर को देखिए, तो काल्डेरा में क्या होता है, ये देखिए हमको पता था ये क्या चीज होती है, ये क्रेटर होता है हमारा, ठीक है। क्रेटर वो पॉइंट है जहां से जो लावा होता है वो, ये लावा का एग्जिट पॉइंट है, यहां से लावा एग्जिट होके अब धरातल पे आएगा। वेंट वो पॉइंट है जहां से लावा जो है पृथ्वी के अंदर की लेयर से होते हुए ये एंट्री पॉइंट है कि इस सरफेस में एंट्री करता है। अब ये देखिए माउंटेन शुरू है तो माउंटेन का तो बेस है, बट ये सरफेस स्टार्ट है यहां से हमारी अर्थ की, यहां से भूपर पट्टी स्टार्ट है। तो बेसिकली अंदर के लेयर से जो एंट्री पॉइंट है लावा का, मैग्मा का, तो वो है वेंट, और एग्जिट पॉइंट क्या है, क्रेटर। तो अब देखिए काल्डेरा की खास बात क्या होती है, काल्डेरा में क्या होता है, इसका भी जो लावा होता है वो कैसा होता है, काफी गाढ़ा होता है, काफी विस्कस लावा होता है। तो अगर काफी विस्कस लावा होगा तो हमको पता है हाईली एक्सप्लोसिव होगा। अब बता दूं मैं, इसका लावा इतना ज्यादा गाढ़ा होता है कि ये वर्ल्ड में पाए जाने वाले वॉल्केनोज में सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव वॉल्केनोज होते हैं, जिनको बोलते हैं काल्डेरा वॉल्केनो। अब ये काल्डेरा जो वॉल्केनोज होते हैं, ज्वालामुखी कुंड जो होते हैं, इनकी खास बात क्या होती है कि इसका लावा चूंकि बहुत गाढ़ा है तो वो ज्यादा नीचे तक आ नहीं पाता, तो वो यहीं यहीं जमा होता रहता है, यहां पे जमा होता रहता है। तो ऐसे क्या होगा, किसी कंडीशन में ऊपर भी जमा होता चला जाएगा, तो लावा ज्यादा एरिया कवर नहीं कर पाता। अब एरिया जो है वो कवर नहीं कर पाएगा तो वो वहीं जहां उसको जगह मिलेगी वहीं पर क्या होता रहेगा, वहीं पर वो इकट्ठा होता रहेगा। अब वहीं पर इकट्ठा होता रहता, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी क्रेटर के जो अगर इसकी लेंथ देखो तो क्रेटर फॉर एग्जांपल की 400 मीटर ऊपर था। अभी क्या है कि अब देखिए क्रेटर की पोजीशनिंग चेंज होकर कहां हो जाएगी, क्योंकि ये सारी चीजें तो भर जाएंगी। अब इसका लावा का, अब लावा को अगर दोबारा इरप्ट होना है, मैग्मा को दोबारा निकलना है, तो इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, तो अब वो यहां से बाहर आएगा। तो अब देखिए यहां की डिस्टेंस अगर देखी जाए तो फॉर एग्जांपल की 500 मीटर की डिस्टेंस है, तो जो क्रेटर की डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। बट यहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब इसमें दोबारा कभी इसमें क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा, वॉल्केनिक इरप्शन होगा, ये उद्गार होगा मैग्मा का, तो इसमें ये क्या होता है कि यहां पर उद्गार होते समय इतना हाई विस्फोट होता है, जो एक्सप्लोजन होगा इसकी इंटेंसिटी इतनी हाई होती है कि ये ऊपर की परतों को तोड़ देता है। ये अब देखिए क्रेटर की पोजीशन मैं आपको बता रहा हूं यहां पर है। अब ये क्या करेगा, इतना हाई एक्सप्लोजन होगा कि इस धमक से जो एनर्जी निकलती, जो रेडिएशन निकलती है, वो इसको तोड़ देती है, और तोड़ के क्या करेगी, फिर ये क्या होता है, नीचे धंस जाता है। नीचे कैसे धंसेगा, ये चट्टानें जाएंगी टूट, जो क्रेटर 500 मीटर की स्थिति में था ये टूट के अब वापस कहां पर आ जाएगा, वहीं पर आ जाएगा। तो बेसिकली इसको बोला जाता है कि ये चीज क्या हो जाती है, ये 500 मीटर से 400 मीटर पे आ गई, 500 मीटर से 400 मीटर पे आ गई, तो क्या हुआ, ये धंस गया। तो ये होती है खास बात किसकी, काल्डेरा की। इतना हाई एक्सप्लोजन होता है इसमें। अब काल्डेरा में जब एक्सप्लोजन होता है तो इतनी जगह पे ये एक्सप्लोजन जो होता है तो यहां पर बड़ा सा ऐसा क्रेटर बन जाता है, तो इसी बड़े क्रेटर को हम लोग बोल देते हैं काल्डेरा। इसी बड़े क्रेटर को हम लोग बोलते हैं काल्डेरा। और भविष्य में कभी जैसे रेनफॉल हुआ या किसी और रीजन की वजह से अगर इसमें कभी पानी भर जाता है तो यहां पर एक लेक टाइप की बन जाती है, जिसको हम लोग इसी नाम से जानते हैं, काल्डेरा लेक के नाम से। तो यहां पर एक नया लैंडफॉर्म आपको पता चलेगा काल्डेरा लेक का। तो ये कोई अलग टाइप की लेक नहीं है, इसकी कोई स्पेशलिटी नहीं है, ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये बस क्या है कि काल्डेरा जो होता है, यानी कि जो काल्डेरा वॉल्केनो का क्रेटर है उसी को काल्डेरा बोल रहे हैं। काल्डेरा कैसे बनता है, जब ये बढ़ जाता है, ठीक है, इसके क्रेटर का साइज बढ़ जाता है। और ये बढ़ता कब है, जब इसमें एक्सप्लोजन होता है और ये धंस जाता है नीचे, तो ये इसका साइज बढ़ जाएगा, तो ये काल्डेरा। अब जब इसमें पानी भर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, काल्डेरा लेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा काल्डेरा वॉल्केनो। हाई विस्कस मैग्मा जो है उसका गाढ़ापन बहुत ज्यादा है, तो एरिया ज्यादा कवर कर रहा है, प्लस एरिया कम कवर कर रहा है, सॉरी। और ये क्या है, सबसे हाई एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजन इसमें होता है, पूरे अर्थ पे सबसे हाई एक्सप्लोजन वाले वॉल्केनो ये हैं। तो बेसिकली यहां पर क्या है कि हम लोग को इस टाइप के वॉल्केनो पढ़ने थे, ठीक है। अच्छा, दो एग्जांपल इसमें एनसीईआरटी में और दिए हुए हैं। एक एग्जांपल है जिसका नाम है, मैं यहां पे नाम लिख दे रहा हूं, उसके बारे में हम लोग उसको इसलिए नहीं समझा रहा हूं क्योंकि वो नेक्स्ट टॉपिक में कवर होगा, जिसका नाम था बेसाल्ट फ्लड प्रोविंसेस, ठीक है ना। ये क्या है कि बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र जो है, अब इसमें क्या है, ये क्या था कि ये सब तब बने हैं। बेसिकली है क्या, ये है बताता है कि जब गोंडवाना लैंड की बात कर रहे हैं, जब पूरी पृथ्वी में बताया जाता था कि एक टेथीस सागर था और एक गोंडवाना लैंड था और एक वो चारों तरफ से पानी की बॉडी से घिरा हुआ था, तब जब उसमें सारे कॉन्टिनेंट जो हैं वो टूट टूट के अलग होंगे, तो उसमें जब इंडिया अलग हो रहा होगा तो उस टाइम की बात है। उस टाइम में जो इंडिया में आप देखते हैं, अगर इंडिया का मैप ध्यान से देखिए, इंडिया के मैप में, सॉरी
इंडिया के मैप में आप ध्यान से देखेंगे तो जो महाराष्ट्र का ये वाला रीजन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। बेसिकली ये ऐसे हम लोग पढ़ते हैं जब ज्योग्राफी में, ठीक है, जब मैं कभी टाइम मिलेगा तो मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो डेक्कन ट्रैप जो होता है इस तरीके ट्रायंगल शेप में बना होता है। तो डेक्कन ट्रैप का निर्माण जो हुआ था वो इसी वजह से हुआ था। उस समय का जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ होगा तो उसमें क्या हुआ था, मतलब हाईली फ्लूइड जो मैग्मा था, जो बहुत ज़्यादा द्रवीभूत मैग्मा था, वो बाहर निकला और वो बाहर निकल के फैलने शुरू हो गया। अब देखिए बहुत ही ज़्यादा वो बोलते हैं कि फ्लूइड मैग्मा था, बहुत ज़्यादा वो लिक्विडिफाई मैग्मा था, तो वो बहुत बड़े एरिया में फैला। अब देखिए ये जो डेक्कन ट्रैप है ये कोई 1-2 किलोमीटर का एरिया नहीं है, ये थाउजेंड्स किलोमीटर का एरिया कवर करता है। तो इतने एरिया में उस टाइम पे जब इरप्शंस होते होंगे तब जो था वो इसका मैग्मा फैलता चला गया लावा। और यही लावा जब कूलिंग के बाद ठंडा हुआ तो वहां पर लावा प्लेटू बन गए। तो लावा प्लेटू बन गए तो डेक्कन ट्रैप का जो लैंड है ये बताया जाता है कि ये उसी टाइप से फॉर्म हुआ है कि इसमें इसके पहले यहां पर लैंड की जगह क्या था, वॉल्केनिक इरप्शंस हुए होंगे, इससे बेसाल्ट जो लावा था, मैग्मा था, वो बाहर आया और चारों तरफ फैल गया। ठीक है ना, बहुत ज्यादा थाउजेंड्स एरिया को इसने, 1000 किलोमीटर्स के एरिया को इसने कवर करा। तो वो अब ये कैसे हुआ, ये प्लेट टेक्टोनिक के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, चौथा टाइप का जो एनसीईआरटी में इस चैप्टर में एक गिवन है उसको बोलते हैं, यहां मैं लिख दे रहा हूं, मिड ओशनिक रिज। सिर्फ अभी इतना जानिए इस टॉपिक के बारे में कि ये जो वॉल्केनो होते हैं ये ओशियंस के, महासागर के अंदर पाए जाएंगे। अब पूरी ऐसी सीरीज होती है वॉल्केनो की, यही जब ओशियंस के अंदर, ये अगर हमारा ओशियन है तो इसके अंदर कोई वॉल्केनो, कोई माउंटेन है, यहां पर वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है, तो इससे जो लावा बाहर आता है, तो कई डिकेड्स तक लावा जब बाहर आया होगा तो ये लावा धीरे धीरे सूखने के बाद, और जैसे जैसे ही जो सी का लेवल है ये डाउन होता रहा, और ये जो चट्टानें थी, रॉक्स थी, इग्नियस रॉक्स थी, ये बाहर आती नहीं, तो ये कई सारे आइलैंड्स का फॉर्म ले लिया इसने, कई सारे आइलैंड्स का रूप ले लिया। तो इस टाइप के जो मिड ओशनिक रिजेस वाले वॉल्केनो होते हैं ये ओशियंस के अंदर पाए जाते हैं। तो इसके बारे में भी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बात करी जाएगी। तो फिलहाल जो मेन चीजें थी कि आपका शील्ड वॉल्केनो, कॉम्पोजिट और काल्डेरा, इसके बारे में मैंने आपको बताया जो जो बेसिक चीजें थी। सब चीजें देखिए, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, बार बार ये चीज मैं बोल रहा हूं कि जो मैग्मा की प्रॉपर्टीज है ना, केवल इसको समझ लो, याद इसको भी नहीं करना है तुम्हें, समझ लो इसको, केवल एक बार तुम्हें इसको रीड मारना है। मेरा वीडियो जो है उसको रिवाइंड करके देखो और ये सारी चीजें ना अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, इसको बॉक्स में डाल लो, स्टार बना के लिख लो, कैसे भी करके, नोट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बार ये चीजें समझ में आ जाएगी ना तो कोई भी वॉल्केनो है तुम्हें उसकी प्रॉपर्टीज कभी याद नहीं करनी पड़ेगी, कभी उसको रटना नहीं पड़ेगा। एक बार तुम्हें पता चल जाएगा ना कि इसका मैग्मा जो है वो गाढ़ा होता है, इसका मैग्मा कम गाढ़ा होता है, तुम सब कुछ, पूरी हिस्ट्री उस वॉल्केनो के बारे में बता दोगे। खैर, तो ये था इस टॉपिक की समरी कि टाइप्स ऑफ वॉल्केनो क्या होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देख लिया कि टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज जो थे वो कितने टाइप के थे और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, अब एक छोटी सी बेसिक सी चीज़ जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। देखिए क्या है कि यहां पर कोई माउंटेन है, ये सरफेस है, ये सरफेस के अंदर का पार्ट है। अब हमको पता है ये जो मैग्मा है वो यहाँ कहीं से आएगा और यहाँ से इरप्ट होकर यहाँ बाहर आएगा। ठीक है, तो ये पता है, हम इसको क्या बोलते हैं, पाइप या ट्यूब बोलते हैं, इसको वेंट बोलते हैं, इसको क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ दी हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जब भी कोई मैग्मा नीचे से निकल के और पृथ्वी के धरातल पे ऐसा पर्वत से होता हुआ, ऐसे क्रेटर से होता हुआ बाहर आता है, तो दो चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? जब यही मैग्मा जो है, यही मैग्मा अंदर ठंडा हो जाता है, यही मैग्मा क्या होता है, अंदर ठंडा हो जाता है। अंदर ठंडा होने का क्या मतलब है? जब मैग्मा निकल रहा है इस पाइप से और इस पर्वत के अंदर ही, यहीं पे इसी पाइप के आसपास कहीं ठंडा होके जम जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक का मतलब आग्नेय चट्टान, अभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान। अब देखिए अंदर कैसे ठंडा हो जाएगा, एक सिंपल सा लॉजिक है यार। पृथ्वी के अंदर जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, पृथ्वी से बाहर कोई चीज़ आ रही है तो उसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है। जहाँ पर ये मैग्मा बना होगा तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, तभी मेल्ट होकर ऐसा मॉल्टन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ ही है। अब मॉल्टन फॉर्म में कन्वर्ट होकर जब ये टूवर्ड द सरफेस आ रहा है तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है। तो मैग्मा का कुछ पोर्शन जो होगा, मैग्मा का जो कुछ पोर्शन होगा वो यहीं पर कहीं अंदर ठंडा होता जाएगा, यहीं कहीं अंदर ठंडा हो जाएगा, यहीं पर कहीं पर।
है ना। तो ये यहाँ जब ठंडा होके मैग्मा जम जाता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, जब मैग्मा पृथ्वी पर आते समय अंदर ही निकलते हुए कहीं पर ठंडा होके जम जाता है, तो उस टाइप की रॉक को क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। यही मैग्मा जब निकल के, क्रेटर से निकल के पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है और बाहर आके जब ठंडा हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक या बाह्य आग्नेय चट्टान बोलते हैं। ठीक है, तो जब बाहर आके ठंडा हुआ तो वहां पर एक रॉक बन गई, उस रॉक को क्या बोल रहे हैं, इग्नियस रॉक। अंदर ठंडा हो गया तो उसको क्या बोल रहे हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, तो अब देखो हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि जब वो अंदर ठंडा हो रहा है तो उसमें ऐसी कौन कौन से स्पेशल टाइप की लैंडफॉर्म्स हैं जो क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको देख लेते हैं, बहुत बेसिक सी चीज है। तो जो हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट देखा कि मैग्मा अगर अंदर ठंडा हो जाता है तो क्या होता है कि वो अभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान बनाता है, तो हमें उसी के जो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हैं उसको देखना है। अब इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स क्या, जो पृथ्वी के अंदर ऐसी कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं, किसके थ्रू, मैग्मा के थ्रू। देखना ध्यान से, बहुत सिंपल समझ में आ जाएगा। ये जैसे पृथ्वी का धरातल है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हुआ है तो ये धरातल है। ठीक है, तब पृथ्वी के धरातल के अंदर क्या है कि पूरा चट्टान है, जो क्रस्ट आती है, तो क्रस्ट में ऐसा, क्रस्ट क्या है, कई सारे लेयर से बनी हुई है, कई सारी लेयर्स हैं ऐसे करके क्रस्ट में। ठीक है, कई सारी ऐसी लेयर्स हैं, तो पूरा क्रस्ट में बना हुआ ऐसा लेयर, ये हमारा धरातल है, ऐसे याद रखिएगा। तो अब धरातल में कहाँ पर, कहीं पर बहुत नीचे जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, एस्थेनोस्फीयर के पास, यहाँ पर कहीं मैग्मा है, वो उसका निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा। और ये क्या होता है, ये बढ़ते 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 क्या है, भूपर पट्टी के ऊपर आके ऐसा इरप्शन होता है इसका। ठीक है, तो ये समझ में आता है हमको, मैग्मा का नीचे निर्माण होता है और मैग्मा क्या होता है, सीधे सीधे ऊपर ऊपर आता है। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये चीज़ें आपके समझ में आ गई तो आपको कहीं कोई रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, ये जो मैग्मा है, ये जब पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ता हुआ, ये जब जो इनर लेयर्स होती हैं उसको तोड़ता हुआ, उसको क्रैक करता हुआ ऊपर की तरफ आता है, तो जब ये ऊपर की तरफ आता है मैग्मा, तो होता क्या है कि ये जो पृथ्वी की लेयर्स हैं, ये जो पृथ्वी की चट्टानें हैं, चट्टानों की ये जो लेयर्स बनी हुई हैं, तो अगर अब देखिए जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं पृथ्वी में, अंदर से अगर ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो घनत्व क्या है, कम होता जा रहा है। जब हम पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं तो डेंसिटी क्या है, बढ़ती जा रही है, यानी कि पदार्थ एक दूसरे में एकदम जकड़ा हुआ है। और जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं तो पदार्थ ये क्या हो रहा है, एक दूसरे को रिलीज करता जा रहा है, तो ऊपर की चट्टानें जो हैं वो कमज़ोर पड़ सकती हैं। तो जब ऊपर की चट्टानें जहां पर भी कमज़ोर होती हैं और मैग्मा को कहीं पर भी निकलने की जगह मिल जाती है, कोई भी इसमें सुराख होता है और वो कहीं से भी निकलने की जगह होती है, तो वो अपना निकल के इधर उधर चट्टानों के बीच में चलता चला जाता है, ऐसे करके चलता चला जाता है मैग्मा। ये मैग्मा का क्या है, ये मैग्मा ऐसे चलता चला जा रहा है, जरूरी नहीं ऐसे सीधे डायरेक्शन में जाए। तो मैं बताने की कोशिश ये कह रहा हूं कि कहीं पर भी उसको धरातल में कहीं पर भी कोई फ्रैक्चर या क्रैक मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो उसी रास्ते में जो है वो एंट्री कर जाएगा और उसको भरना स्टार्ट कर देगा और उसी में आगे बढ़ता चला जाएगा मैग्मा। ठीक है, तो जब क्या होता है कि हमारा जहां पर मैग्मा बन रहा है, जहां पर मैग्मा का भंडार होता है, मैग्मा का फॉर्मेशन होता है, वहां पर बहुत सारा मैग्मा ऐसा इकट्ठा होता है, बहुत सारा ये मैग्मा जो है ये इकट्ठा हुआ है। तो अगर इस टाइप का आर्किटेक्चर, अब यही मैग्मा जो यहाँ पर इकट्ठा रहेगा तो एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इसका टेम्परेचर लो होगा और ये यही मैग्मा जो है ये ठंडा होके यहाँ पर एक चट्टान का फॉर्म ले लेगा, एक रॉक बना देगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोल रहे थे। तो मैग्मा जहाँ से निकल रहा है वहाँ पर एकत्रित होकर मैग्मा का बहुत बड़ा भंडार होगा। ठीक है, और ये मैग्मा जब धीरे 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 इसका टेम्परेचर डाउन होगा और टेम्परेचर डाउन होते होते जब वो ठंडा हो जाएगा तो इस टाइप का जहां पर मैग्मा के भंडार मिलते हैं, जहां पर क्या मिलते हैं, मैग्मा के भंडार मिलते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैथोलिक। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, बैथोलिथ बोलते हैं। बैथोलिथ किसको बोलते हैं, अब बैथोलिथ बेसिकली होते क्या है, वो मैग्मा के बहुत बड़े भंडार होते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर भी देखने को मिलता है जहां पर खूब सारा मैग्मा है और इस तरीके से ऐसा बना हुआ है गोडाउन की तरीके, और यहां पर ये जब ठंडा होकर चट्टान बनाएगा तो उस टाइप के लैंडफॉर्म को, इस टाइप की स्थलाकृति को हम लोग बैथोलिक बोलते हैं, बैथोलिथ बोलेंगे। अब देखिए, अब मैग्मा जैसे ऊपर जा रहा है तो एक और आर्किटेक्चर देखिए क्या होता है कि यहां पर जैसे मैग्मा है,
यहाँ पर चट्टान ऐसी करेगा, ये क्या करेगा, कुछ चट्टानें ऐसी होंगी ये पृथ्वी के धरातल के नीचे। अब देखिए ये ध्यान से देखिए, एक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वलन का, तो वलन में ये चीज़ पढ़ेंगे, जब वलन पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वलन में क्या होता है, ये कंप्रेशन लगता है, संपीड़न बल के कारण क्या होता है कि बीच का पृष्ठ जो है वो ऊपर उठ जाता है। तो जब बीच का पृष्ठ ऊपर उठ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपनति, अपनति बोलते हैं। और इस वाले को जो नीचे धंसा हुआ पोस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, अभिनति, अभिनति बोलते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश की बात करें तो इसको बोलते हैं एंटीक्लाइन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिंक्लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखना यहां पर जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो जहां पर भी एंटीक्लाइन है यानी कि अपनति है तो उसके पीक पर मैग्मा का जमाव होता है। जहां पर भी अभिनति यानी सिंक्लाइन है उसके बॉटम में मैग्मा का जमाव होता है। इसके पीक में यहां पर कहीं मैग्मा का जमाव होगा, यहां कहीं बॉटम में मैग्मा का जमाव होगा, यहां कहीं पीक में मैग्मा का जमाव होगा। तो ध्यान से देखो, ये एक लहरनुमा, एक वेव फॉर्म में एक लैंडफॉर्म स्थलाकृति बन जाती है। इसमें मैग्मा क्या करता है, मैग्मा कहां पर इकट्ठा हो रहा है, अगर मैग्मा इकट्ठा हो रहा है, अगर अपनति है तो उसके टॉप पे इकट्ठा हो रहा है, अगर ये अभिनति है तो उसके बॉटम में इकट्ठा हो रहा है। यहां पर मैग्मा, ये सब मैग्मा है, ये सब मैग्मा अगर यहां पर इकट्ठा होता है तो इस टाइप का आर्किटेक्चर जो ऐसा परत, ऐसा लेयर फॉर्म में, लेयर कह रहा हूं, ऐसा वेव फॉर्म में होता है, तरंग फॉर्म में होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फैकोलिथ, इसको बोलते हैं फैकोलिथ। ठीक है, ऐसे याद रखो, कोई भी चीज़ हम लोग फेंकते हैं तो ऐसा वो वेव फॉर्म में ऐसा जा रही है। ठीक है ना, तो ये क्या, ये ऐसा फैकोलिथ है, फेको है ना, फैकोलिथ है। तो फैकोलिथ स्ट्रक्चर देखते ही आप समझ जाओगे कि ये फैकोलिथ स्ट्रक्चर है, कि वलन शेप में ऐसा बना होगा। तो ऊपर क्या होगा, ऊपर अपनति में मैग्मा उसके टॉप में इकट्ठा होता रहता है। अब यहां तक मैग्मा पहुंचेगा कैसे, ये दरारों के थ्रू, ये जो दरार होती है सरफेस में, इनके थ्रू मैग्मा यहां तक पहुंच रहा है। अब ये दरार यहां मिलेगा तो यहां पे मैग्मा कलेक्ट होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का आर्किटेक्चर को फैकोलिथ बोलते हैं। मैग्मा के भंडार को क्या बोलते हैं, बैथोलिथ बोलते हैं, उसको फैकोलिथ बोलते हैं। अब देखिए दूसरा स्ट्रक्चर कैसा होता है, कहीं पर भी हमें मैग्मा ऐसा कलेक्शन हो जाए, मैग्मा का ऐसा, मैग्मा ये जो देख रहे हैं आप, इसका ऐसा कलेक्शन हो जाए, मैग्मा ऐसा जो है, इसको अगर हाईलाइट कर दूं तो आपको साफ पता चल रहा होगा, एक ऐसा डोम शेप में बन जा रहा है, गुंबद फॉर्म में बन रहा है। तो इस टाइप पे जहां पर भी मैग्मा का संकेंद्रण होता है, जहां पर भी मैग्मा का कलेक्शन होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लैकोलिथ। इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, लैकोलिथ। ठीक है, तो इस टाइप के आर्किटेक्चर को, जो गुंबद टाइप में, डोम टाइप में आर्किटेक्चर हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, लैकोलिथ बोलते हैं। ये सेम टाइप का आर्किटेक्चर है जैसा हम लोगों ने कॉम्पोजिट वॉल्केनो पढ़ा था। तो कॉम्पोजिट वॉल्केनो क्या होते हैं, स्थल के ऊपर होते हैं। अगर यहां पे मैं ड्रॉ कर दूं तो अगर मैं बताऊं आपको कि ये एक कॉम्पोजिट वॉल्केनो है, ये कैसा है, कॉम्पोजिट वॉल्केनो है। कॉम्पोजिट का मतलब मिश्रित, ये कैसा वॉल्केनो है, मिश्रित वॉल्केनो है। तो अगर यही कॉम्पोजिट वॉल्केनो क्या है, धरातल के ऊपर, धरातल के नीचे, भूपर पट्टी से नीचे सेम स्ट्रक्चर जो बनता है कॉम्पोजिट वॉल्केनो का, उसको हम लोग बोलते क्या हैं, उसको बोलते हैं लैकोलिथ, उसको बोलते हैं लैकोलिथ। सेम गुंबद आकार का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको लैकोलिथ बोलते हैं। ठीक है, एक दूसरा टाइप का स्ट्रक्चर देखिए, ये कैसा होता है, जैसा ये आर्किटेक्चर बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसकी अगर बाउंड्री क्लियर कर दें तो एक आर्किटेक्चर आपको ऐसा दिखेगा। अब ये कैसा है, सॉसर फॉर्म का है, सॉसर मतलब तश्तरी के आकार का है। तश्तरी के आकार का जो ये आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लैपोलिथ। इसको क्या बोलते हैं, लैपोलिथ। मैग्मा का संकेंद्रण, मैग्मा ऐसे स्ट्रक्चर में कहीं पर भी बन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, लैपोलिथ बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, बैथोलिथ क्या है, जो मैग्मा के भंडार होते हैं, मैग्मा जहां पे हो रहा तो बहुत सारा मैग्मा यहां पर ठंडा होता है, तो ऐसा आर्किटेक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, बैथोलिथ बोलते हैं। जब मैग्मा ऐसे परत, ऐसे लेयर्ड फॉर्म में, लेयर्ड कह रहा हूं, वेव फॉर्म में कलेक्ट होता है, तो कहां पर, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन में, तो इसको क्या बोलते हैं, फैकोलिथ बोलते हैं, फैकोलिथ। लैकोलिथ किसको बोलते हैं, जो डोम शेप में होता है। लैकोलिथ क्या होते हैं, ये बेसिकली क्या है, एक तो कॉम्पोजिट वॉल्केनो है और दूसरा इनका शेप कैसा है, ये डोम शेप में, गुंबद शेप में है। ये तश्तरी का जो शेप में अगर मैग्मा इकट्ठा होता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको लैपोलिथ बोलते हैं। अब देखिए कहीं कहीं पर मैग्मा ऐसे इकट्ठा हो रहा है, एकदम परपेंडिकुलर, देखिए 90 डिग्री पे एकदम सीधा सीधा मैग्मा, जैसे ये बात। अगर यहां पर मैग्मा ठंडा हो जाए तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइक। डाइक वो लैंडफॉर्म होता है जहां पर 90 डिग्री पे मैग्मा ठंडा हो जाता है, उसको डाइक बोलते हैं।
ठीक है। अब एक लैंडफॉर्म इसमें और होता है, जैसे कि एक समझिए यहां पर कहीं सरफेस में कमजोर सरफेस थी, यहां पर दरार था और मैग्मा यहां पर आ गया, तो एक सिंपल सा ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, एक सिंपल सी एक लेयर ऐसी बन रही है मैग्मा की। ये जो मैग्मा की लेयर है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शीट, इसको बोलते हैं शीट। जब यही शीट, इसी शीट में देखिएगा ध्यान से, एक यहां पर सरफेस बना लेते हैं, इसको यहां बना लेते हैं, और यही देखिए सेम टाइप का है मैग्मा, ये ऐसा बन गया। जब यही जो शीट होती है, ये शीट जो है ये थोड़ी सी मोटी हो जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, सिल। बेसिकली देखिए, अब आप बोलेंगे इसको डाइक क्यों नहीं बोल सकते, देखो डाइक में एग्जैक्ट अगर इसको नहीं देखो तो डाइक जो है, तुम डाइक इसको बोल सकते हैं कि डाइक ये ना हो कि क्या है, डाइक ये चीज है। अगर ये जो सरफेस है, सरफेस से जो 90 डिग्री पे जो लैंडफॉर्म क्रिएट होता है, बेसिकली उसको डाइक बोलते हैं। तो इसको डाइक मत बोलना, ये क्या बोली जाएगी, ये एक शीट बोली जाएगी, ये एक शीट है, और यही शीट अगर मोटी हो जाती है तो उसको सिल बोलते हैं, ठीक है। इसको सिल बोलते हैं, जब इसकी विड्थ मोटी आती है इसको सिल बोलेंगे, और जब इसकी विड्थ जो है वो सिंगल है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको शीट बोलेंगे। एक तस्तरी के फॉर्म में आ जाती है तो इसको क्या बोलेंगे, लैपोलिथ। एक डोम फॉर्म में तो लैकोलिथ, ठीक है। ऐसा वेव फॉर्म में है जिसमें अपनति अभिनति एंटीक्लाइन सिंक्लाइन है, वहां उस अब अपनति के टॉप में और अभिनति के बॉटम में है तो उसको फैकोलिथ बोलेंगे। मैग्मा भंडार के पास है तो इसको क्या बोलेंगे, बैथोलिथ बोलेंगे, ठीक है। एक बार इस डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए, जो मैंने बताया है उसको रिपीट करके सुनिए और इसको ड्रॉ करने की कोशिश करिए खुद से। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इस पे इतने ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे, बट ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया हुआ था इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो देखिए, इस टॉपिक को खत्म करने के बाद अब हमारा जो चैप्टर 3 है, जिसको बोल रहे थे इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ, ये पूरी तरीके से क्या हो गया, अब ये फिनिश्ड हो चुका है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर की जो सीरीज़ है ये अभी तक अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो आप इसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और लाइक करें और शेयर करें ये वीडियोस, ठीक है। आप यार क्लिक करोगे 1 सेकंड लगेगा और आप शेयर कर दो। जो भी यूपीएससी या स्टेट पीएससी या एसएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, तो उनको ये वीडियो जो है वो पहुंचाओ, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट मैंने जो है वो रिफाइन करे हैं, तो प्लीज़ इसको जो है वो शेयर करिए, ठीक है। और जाते जाते मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपको कि अगर आप अनअकैडमी प्लस का कोई भी कोर्स अवेल करना चाहते हैं तो प्लीज़ यूज़ क्या करिए, रेफरल कोड रैंक 10, इसको यूज़ करिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट है, मैं आपको हमेशा लेक्चर्स में बताता रहता हूं कि आपको बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर से पढ़ने का मौका मिलता है, आपको बहुत मतलब A1 क्लास के जो मॉक टेस्ट होते हैं वो देने का मौका मिलता है, बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल मिलता है, और प्लस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है रैंक 10 की कि आपको आरती मैम के गाइडेंस में, उनके मार्गदर्शन में अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने का मौका मिलता है। तो प्लीज़ अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करिए और यूज़ क्या करेंगे आप, रेफरल कोड रैंक 10, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। और अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, तो वो वीडियोस जाके देखें। रैंक सिक्योर आईएएस के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहां पर आपको ज्योग्राफी के सारे लगातार वीडियो मिल जाएंगे मेरे, तो उसको आप देखें ध्यान से, ठीक है। उसके बाद आप एनसीईआरटी को पढ़ें, ठीक है। फिर मुझे लगता है कि आपके 90% तो मेरे हिसाब से जो आपके कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाने चाहिए। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ उसको कमेंट में लिखें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए ठीक है, और इसी तरीके से आप वीडियोज़ फॉलो करते रहिए, चैनल को फॉलो करते रहिए। स्टे सेफ, ठीक है। थैंक यू।